हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था अवकलन अवकलन पूरा फिनिश किया। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डाले कि उनको आप करके देखना। मुझे उम्मीद है आपसे हो गए होंगे। जो भी नहीं हुआ हो उसमें से वो उसमें जिस साइड से देख रहे हो उस पर डाल दो कमेंट में कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो अवकलन के अनुप्रयोग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या होता है, वो पहले हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि अनुप्रयोग यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन का अनुप्रयोग विज्ञान और यांत्रिकी में बहुत यूज होता था अवकलन अवकलन के रूप में। लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो यूज करेंगे, जैसे कि स्पर्श, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालनी होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण, वर्धमान वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन। ठीक। और बहुत सारी सामाजिक विज्ञान में भी इसका यूज, सामाजिक विज्ञान में भी यूज होता है। और जो हमारी जो राशियां जो होती हैं, जो राशियों का परिवर्तन होता है, राशियों राशियों का परिवर्तन, इन सभी में क्या है, अवकलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो इसका जो कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं है, लेकिन उनका यूज किस तरीके से होना वो इस चैप्टर में बात की। ठीक है ना। यानी कि अवकलन का जो यूज होगा वो किस तरीके से होगा, यानी इसका कोई वास्तविक फॉर्मूला तो है नहीं कि किस तरीके से हमें ज्ञात करना है, किस तरीके से ज्ञात नहीं करना है। तो जैसे कि हम sin x का पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया, cos x हो गया। तो इसका एक एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन हमको लगाना है, किस प्रकार उसका प्रयोग किया गया है वो बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि माना कि कोई राशि है, माना कोई राशि है, कोई राशि है हमारी s, कोई पार्टिकल है s, समय समय t के साथ, समय t के साथ परिवर्तित होता है। अब ये कोई पार्टिकल है, ये t समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना। माना समय t के साथ डेल टी परिवर्तित होकर राशि में डेल एस का परिवर्तन होता है। यानी कि कोई यदि राशि है हमारी, कोई पार्टिकल है, यानी वो सूक्ष्म समय में, मान लो कि कोई राशि इधर, मान लो कि ये इतना है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल है और यहां से यहां तक वो चेंज हुआ। मान लो कि यहां से यहां तक चेंज होने में टाइम लगेगा, और कोई टाइम जो लगेगा, मान लो कि डेल डेल टी लगा टाइम, तो डेल टी टाइम में ऐसा तो नहीं कि ये उसकी परिवर्तित जो राशि है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाए। यानी कि जब सूक्ष्म समय लग रहा है तो सूक्ष्म परिवर्तन भी होगा, यानी कि सूक्ष्म समय में सूक्ष्म परिवर्तन ही होगा उस राशि में। अधिक समय होगा तो अधिक परिवर्तन होगा। मान लो कि जैसे कोई मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, यदि वो चल रही है, ठीक है ना, मान लो कोई 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट में 1 मिनट के हिसाब से चलेगी, 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में 1 घंटे के हिसाब से ज्यादा चलेगी। भाई उसे भाई समय परिवर्तन, तो उसकी वहां पर वो परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन। मान लो कि 5 घंटे की बात की जाए तो 5 घंटे के हिसाब से दूरी तय करेगी। एक दिन चलाएंगे तो एक दिन में बहुत ज्यादा दूरी तय करेगी।
तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा तो उस राशि में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा परिवर्तन, यानी कि राशियों का परिवर्तन। तो इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो अब मान लिया कि जो टी समय में, टी समय के साथ जो है, समय टी के साथ डेल टी होकर परिवर्तित होकर राशि में डेल एस का परिवर्तन होता है। समय डेल टी से होकर या डेल टी में राशि एस राशि में डेल एस का परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, लिमिट यानी कि सूक्ष्म समय में डेल एस अपॉन डेल टी अर्थात डी एस अपॉन डी टी। ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, ये परिवर्तन की दर है, ये इसका डेरिवेटिव, ये इसका क्या है, परिवर्तन की दर। अब माना या कह सकते हैं यदि बी तथा आर के प्राचल टी है, आर का प्राचल क्या है, टी है। अब हम जैसे कि हम जो हमने प्राचलिक समीकरण पढ़े थे, यानी उसमें क्या था, x के एक समीकरण दी हुई थी टी के पदों में, y की समीकरण दी हुई थी टी के पदों में। तो हम क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे तो पहले टी के रेस्पेक्ट में करते तो डी एक्स अपॉन डी टी निकलता था, फिर डी वाई अपॉन डी टी निकालते थे तो हमें वो निकालना पड़ता था। तो क्या करते थे, फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए एक समीकरण में एक दूसरे का क्या करते थे, भाग करते थे। ठीक है ना। तो वहां क्या होते थे, उन समीकरणों को हम क्या कहते थे, प्राचल समीकरण या प्राचलिक समीकरण कहते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब बी और आर इस टी के प्राचल हैं तो ये हमारा होगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी वी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा होगा, सॉरी ये नहीं, डी वी अपॉन डी आर डी टी, और यहां पर होगा डी आर अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी आर है, डी आर अपॉन डी टी है, डी वी अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी। तो ये परिवर्तन इस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो हम ये बात हुई। ठीक है ना। अब हम इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये बात समझने की कि कोई राशि यदि परिवर्तित हो रही है तो वो किस तरीके से परिवर्तित होगी। ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन हमने किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने, आपको पहचानना क्या है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, परिवर्तित दर, वो यदि आपको पहचान में आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज से कोई भी समझ में नहीं आएगा कि राशि किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। ठीक है ना। तो देखिए हम राशि परिवर्तित होगी तो किस तरीके से वो चेंज होगी। ठीक है ना। चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 8.1 का पहला क्वेश्चन है। देखें, इसने कहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब पहचान में सवाल आपको। ठीक है ना।
यदि वो सिर्फ और सिर्फ कहे कि परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल होगा वो टी के रेस्पेक्ट में होगा। भाई दर का मतलब है कि समय जैसे चेंज होगा तभी तो परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा वैसे वैसे उस राशि में भी डिफरेंस होता चला जाएगा। तो यानी कि जैसे कि x में परिवर्तन की दर निकाले तो dx अपॉन dt, यानी कि ये राशि x जो है वो t के सापेक्ष में परिवर्तित हो रही है, t के सापेक्ष। y है तो dy अपॉन dt निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम स्पीड निकालते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस निकलती है कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस निकली, ठीक है ना। तो जब परिवर्तन की दर बात की जाएगी तो अधिकतर आपको क्या करना है कि नीचे क्या आना चाहिए, टी। क्या क्या रहा होगा, टी आ रहा होगा। ठीक, एक तो ये पहचान करनी है। यदि किसी के परिवर्तन की दर दे रखी है तो आप यानी कि क्या आना चाहिए, यानी कि dv या dy अपॉन dt या dx अपॉन dt या जो भी राशि दे रखी है जिसके ऊपर रहा है। ठीक, यदि कुछ ना दे रखा हो, यदि सिर्फ बोले परिवर्तन की दर, तब तो dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, dp अपॉन dt, ds अपॉन dt कुछ भी होगा वो होगा, ठीक है ना। यदि उसने बोल दिया कि इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है वृत्त का जो क्षेत्रफल है में परिवर्तन की दर है ना वो r के सापेक्ष पूछ रहा है, किसके, r के। और यहाँ जो बात कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, t के में, ठीक है ना। अगर सवाल में नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है कि r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो आपको जो दर निकालनी है वो r के सापेक्ष निकालनी है, ठीक है ना। अगर ये नहीं देता कि कहता कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r इक्वल टू उतना और r इक्वल टू उतना है, तब आप क्या करते, तब आपको dA अपॉन dt निकालना पड़ता, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो समय के अनुसार परिवर्तित करना होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला है इसने r, तो इसलिए आपको जो परिवर्तित करना है, परिवर्तन निकालनी, परिवर्तन की जो दर निकालनी है, रेट ऑफ चेंज, वो आपको r के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ठीक है ना। तो अब देखें किस तरीके से निकलेगी, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि सवाल को बड़े अच्छे से, बस सवाल तो बहुत सिंपल होंगे लेकिन इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन जो हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखें अब क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो रहा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब r के सापेक्ष, जैसे कि हम क्या करते थे, y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होता था x में, तो हम क्या करते थे, लिखते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ क्या पूछ रहा है, r के सापेक्ष, तो हम क्या लिखेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r। क्या हो गया, 2 पाई r, क्योंकि अब यह r के सापेक्ष में दर हो गई, किसकी, क्षेत्रफल की, ठीक है ना। तो ये हमारे क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकला है। अब उसने कहा है जब r, उसने क्या बोला है कि जब r बराबर, r कितनी हो, 3 सेंटीमीटर, r कितनी हो, 3 सेंटीमीटर, तब परिवर्तन की जो दर होगी वो कितनी होगी, तो d अपॉन dr, तो 2 इंटू पाई इंटू r कितनी ले रहा है, 3 सेंटीमीटर, तब तो आपकी क्या होगी, 6 पाई। अब हम क्या करेंगे कि dA अपॉन dr, ठीक है ना। परिवर्तन की दर यूनिट भी लिखनी है आपको, तो जो क्षेत्रफल की जो होती है, आप सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, r भी 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, अर्थात 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकले। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी r दे रखी है, दूसरी r जो दे रखी है वो क्या है, वो है जब r बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो, तब हम परिवर्तन की जो दर होगी क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगी, 2 इंटू पाई इंटू 4, तब क्या होगी 8 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार इनके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दरें हो गई, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सवालों को करना है। चलो
आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, सवाल पढ़ें, देखिए सवाल को मैं क्या बता हूं। कोई कण है जिसका वक्र जो दिया है वो y इक्वल टू दिया है 2/3 x पे 2 + 1। कोई कण है जिसका समीकरण, उसका वक्र यदि बनाया जाए तो उसका वक्र का फॉर्मूला यानी कि समीकरण है जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पॉइंट यानी आपको बिंदु ज्ञात करने हैं, वो बिंदु क्या है, ठीक है ना, जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक में परिवर्तन दर x निर्देशांक परिवर्तन दर की दुगनी है। जो y निर्देशांक में परिवर्तन की जो दर है, y निर्देशांक परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, ठीक है ना। तो ये जो है वो डबल है, ठीक है ना। और यहां से देखा जाए ये तो हमारा सवाल में दे रखा है, ठीक। अब समीकरण क्या है हमारा 2/3 x पर क्यूब प्लस 1। अब परिवर्तन की जो दर है, अब इसने बोला नहीं है कि x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट, तो दर है तो t निकालेंगे, तो यहाँ क्या होगा dy/dt इक्वल टू 2/3, इसका करेंगे तो क्या होगा 3x² और dx/dt, क्योंकि ये भी t के रेस्पेक्ट में ये dy/dt हो जाएगा और ये x है जो dx/dt हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dt जो होगा वो 2/dx/dt, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हमने लिया है, वो कह रहा है y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, y निर्देशांक यानी y एक्स पे चल रहा है तो क्या होगा dy/dt तो होगा y निर्देशांक में परिवर्तन की दर का मतलब है कि y जो निर्देशांक है वो t के रेस्पेक्ट में ये चेंज हुआ, डबल है इसका x निर्देशांक में परिवर्तन की दर यानी कि dx/dt। देखो यहाँ पर dy/dt बराबर क्या दिया है 2/dx/dt, 2x² dx/dt इक्वल टू 2dx/dt, dx से dx 2 से 2, तो यहाँ पर बचा क्या हमारा x² इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू निकालें तो x² - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 1 और एक x बराबर -x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है ना। पहली वैल्यू यहाँ पर डाली, जब x बराबर 1 डालें तो y की वैल्यू होगी 2/3 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 अर्थात 5/3। जब x बराबर हमने डाला -1 तो y की वैल्यू होगी 2/3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 1 अर्थात 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर माइनस का 1/3, ठीक है ना, 2 3 सॉरी प्लस का 1/3। तो अब देखो एक बिंदु पे क्या है, जो x बराबर 1 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई 5/3, x बराबर 1 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई 5/3। दूसरी वैल्यू x बराबर जब हमने -1 डाला तो वैल्यू कितनी आई 1/3। तो ये जो बिंदु हैं ये हमारे वो बिंदु हैं जहां पर y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है वो x निर्देशांक के परिवर्तन की दर के डबल है। तो इस तरीके से ये बिंदु हमारे ये होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। थर्ड ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि एक 13 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। अब मान लिया कि ये कोई दीवार है, अब सीढ़ी कोई ऐसे तो रखी नहीं जाएगी, सीढ़ी जो रखी जाएगी वो इस तरीके से रखी जाएगी। तो इस तरीके से रखी जाएगी तो ये इस प्रकार रहा होगा। तो ये मैं सीढ़ी बना देता हूँ आपके चढ़ने के लिए, आप सभी को चढ़ना है इस पर। ठीक, क्या कह रहा है, झुकी हुई है, ये दीवार के सहारे इस तरीके से झुकी हुई है। फिर कह रहा है सीढ़ी के पाद को, यानी ये सीढ़ी का पाद जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, दूर खींचा जाता है। 1.5, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, मीटर की कोई राशि यानी कि लंबाई होगी वो मीटर में नापी जाएगी। तो यानी कि ये x है दूरी, ये भाई देखो ये यहाँ से ये दीवार का पाद है, यहाँ से इसका ये पाद है, यहाँ से ये भाई इधर लोगे ये भी लंबाई है, इधर लोगे ये भी लंबाई, ये x की लंबाई है, ये y की लंबाई है तो ये आधार है, ये ऊंचाई है। भाई ऊंचाई हो चाहे ऐसे आधार हो, नापी तो मीटर में जाएगी, तो मीटर में नापी जाएगी। तो अगर ये इसके लिए बात कर रहा है तो वो इसका मतलब है dx/dt तो ही रखा है, समय के साथ परिवर्तन की दर पर मीटर पर सेकंड, ये पहचानना है आपको। यहाँ से आपको बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपको जो अवकलज बनेगा उसका वो पहचानना है आपको, किस तरीके का अवकलज बन रहा है। तो ये क्या है dx/dt, क्योंकि उसने क्या बोला है, सीढ़ी के पाद को, सीढ़ी के इस पाद को इसके साथ सापेक्ष जो दर हो रही है वो ये है dx/dt। फिर कह रहा है सीढ़ी तथा जमीन के मध्य, सीढ़ी तथा जमीन, जमीन ये है, सीढ़ी है, इसके जो मध्य का जो कोण है वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, जबकि सीढ़ी जो है इससे 12 मीटर दूर है, ये इससे क्या है 12 मीटर दूर है, और इसकी जो लंबाई है वो 13 मीटर। तो ये जो हमारी आएगी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लिया हमने ए, बी और सी, ठीक है ना। तो देखें, अब हम यहाँ पर देखें कि अब ये इसके और इसके बीच के परिवर्तन की दर बात कर रहा है, इसके और इसके परिवर्तन किस एंगल से, और इसकी बात करता तो दीवार और सीढ़ी के मध्य की परिवर्तन की दर बात करता कोण की। यहाँ पर इसके और इसके बीच की बात कर रहा है, तो ये आधारवर्तिक करण, आधारवर्तिक करण क्या होता है, आधारवर्तिक करण अर्थात आधार हमारा क्या है BC, कर्ण क्या है हमारा AC, ये बराबर है किसके, cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा तो x ही तो होता है, और ये हमारा वो है CD, और ये हमारा y से होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा बराबर BC यानी x/AC, AC की लंबाई दी हुई है तो ये हो जाएगा AC cos थीटा, ठीक है ना। AC जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 cos थीटा, ठीक है ना। तो x बराबर जो है 13 और cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये एंगल जो परिवर्तन की बात कर रहा है समय के, तो क्या होगा dx/dt इक्वल टू 13 ऑफ साइन थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का करेंगे समय के साथ परिवर्तित, तो d थीटा/dt। अब बात करेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अगर साइन थीटा की मान निकालें तो क्या होगा 5/13, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू डालें, dx/dt जो दिया है वो दिया है 1.5 इक्वल टू माइनस का 13 इंटू साइन थीटा 5/13 d थीटा/dt, और 13 से 13 कैंसिल, तो d थीटा/dt जो है वो कितना आ जाएगा माइनस का 1.5/5, ये कैंसिल हुआ तो पॉइंट माइनस का 0.3। अब देखो थीटा क्या है, थीटा की वो क्या होती है दोनों रेडियन, समय यानी रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये परिवर्तन की जो दर है माइनस का 3/10 भी लिख सकते हो, या माइनस 0.1 यानी आप इसे न्यू भी लिख सकते हो माइनस का 3/10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारे इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है ना। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको ये सवाल एक बार मेरे साथ देखते हुए
स्वयं से भी एक बार एक क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है ना। और आपको जितने हो सके आपको आगे क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं।